हाय हेलो एवरीवन। मैं श्रद्धा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए ह्यूमन ब्रेन। हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बचता है जो कि है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितने भी कंट्रोलिंग सिस्टम हैं वो सारे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस पर ही डिपेंड करते हैं। देखते हैं कि जो भी डिफरेंट पार्ट्स थे उनके अलग अलग क्या फंक्शंस हैं और वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम मोर देन 50% या हम कह सकते हैं मोर देन 70% पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट कौन था? सेरेब्रम। सेरेब्रम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सेरेब्रम का स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें दो लोब्स होंगी जिनको हम क्या बोल रहे थे? लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ये दोनों लोब्स बीच में एक फाइबर लाइक या हम कहें एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर से क्या होती हैं, कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, एक बीच में रस्सी नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है, या हम जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी सेरेब्रम के दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, इसको कनेक्ट करने का काम करता है। जो कॉर्पस कैलोसम है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और ये किसका बना होता है? ये बना होता है फॉर्म्ड बाय एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स। जो हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था जो लॉन्ग स्ट्रक्चर था जिसको हम एक्सॉन बोल रहे थे, वही मिलकर के क्या बनाते हैं? कॉर्पस कैलोसम बनाते हैं, जो क्या करता है? सेरेब्रम के दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, यह है हमारा सेरेब्रम। और अगर इसका लेटरल व्यू देखें तो सेरेब्रम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से, जिसमें हमने यहाँ पर क्या की थी? लोब्स डिवाइड की थी। ठीक है, यहाँ पर हमारी फ्रंटल लोब थी, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, और ये इरेजर सेलेक्ट हो गया, दोबारा इसको ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर क्या था? टेम्पोरल लोब, और ये पीछे ऑसिपिटल लोब। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंक्शंस का कंट्रोलिंग कमांड कहाँ पर है? सेरेब्रम पर है। देखते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव मीन्स जिनका रिलेशन नॉलेज से हो, जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं ज्ञान से हो, जो नॉलेजेबल बातें हैं जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग मतलब आप किसी भी बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें सब कहाँ से कंट्रोल होंगी? सेरेब्रम से। ओके, रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है? किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने की क्षमता, ये सब चीज़ें हैं या ये जो हमारी एबिलिटी है ये किसके अंतर्गत आती है? रीजनिंग। फिर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पास कई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ में आती रहती हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो कैपेसिटी किसके पास है? सेरेब्रम के पास। ठीक है, तो ये कौन से फंक्शन हो गए? कॉग्निटिव फंक्शंस, यानी रिलेटेड टू नॉलेज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आता है सेंसरी प्रोसेसिंग। जो भी सेंसरी प्रोसेसिंग है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पर प्रोसेस होगी? ब्रेन में, सेरेब्रम में। ठीक है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टच। हमारी स्किन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। ठीक है,
और स्किन कैसा है, सेंस ऑर्गन भी है, समझ पा रहे हैं। तो स्किन पर किस टाइप का टच है जो हमारे लिए कंफर्टेबल भी हो सकता है और फिर हार्मफुल भी हो सकता है, या कंफर्टेबल है या तो फिर हार्मफुल है। इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ से होगा, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा कि उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करना है या फिर नहीं करना है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ होता है, सेरेब्रम में, ठीक है। फिर टेस्ट, जो हम खा रहे हैं, अगर खाने में ज़रा सी भी खराबी होती है तो तुरंत हमको पता चल जाता है या नहीं पता चलता है, बिल्कुल पता चल जाता है। वो भी इंटरप्रिटेट कहाँ से किया जा रहा है, सेरेब्रम से। टेस्ट कैसा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, या फिर उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं, जैसे कि वाटर, टेस्टलेस, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन सेंसरी प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी, सेरेब्रम में। स्मेल, साइट एंड हियरिंग, जो हमारी स्मेल की पावर है, आसपास के जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें किस प्रकार की स्मेल आ रही है, ये भी इंटरप्रिटेशन ब्रेन से होगा, और किस पार्ट से होगा, सेरेब्रम से। एंड हियरिंग, जो हमारे ऑडिटरी सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल्स हमारे ईयर्स के थ्रू जो सिग्नल्स रिसीव किए जा रहे हैं, उनका भी इंटरप्रिटेशन सेरेब्रम में होगा। ओके, फिर आते हैं मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शंस क्या होते हैं, जब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत हो, कहीं पर हमें अपना इफेक्ट दिखाना हो, मोटर ऑर्गन्स जो इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे कि किसी को स्लैप करना, चलना, ओके, ये सब कहाँ से कंट्रोल होगा, सेरेब्रम से, ठीक है। तो सेरेब्रम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ फंक्शंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन भी सेरेब्रम के पास स्टोर रहती है। अब मेमोरी एंड लर्निंग, आप कोई भी काम अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो उससे दो टाइप्स के रिजल्ट आते हैं। अगर आपने कोई काम किया और उसकी लोगों ने प्रशंसा कर दी तो आप अगली बार वो काम करने की हिम्मत रखेंगे। अगर उस किए हुए काम से आपको कोई नुकसान हुआ या फिर लोगों ने उसको क्या किया, उसके अगेंस्ट में चले गए, तो आप सीखेंगे कि दोबारा से हमें वो काम नहीं करना है, वो एक्शन परफॉर्म नहीं करना है। इसी को कहते हैं क्या, लर्निंग, ठीक है। लर्निंग, समझ पा रहे हैं, किसी भी किए हुए काम से सीखना, सबक लेना, या फिर किसी दूसरे को हम कोई भी पर्टिकुलर वर्क करते हुए देख रहे हैं, पर्टिकुलर टास्क करते हुए देख रहे हैं, और हम उस पर्टिकुलर टास्क को देख करके सीख रहे हैं और खुद भी सेम पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, वो भी होता है लर्निंग, ठीक है। और फिर आता है मेमोरी। क्या आप जो काम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, क्या वो आपको याद रहते हैं या फिर नहीं। जैसे कि हम अपनी स्टडी को एग्जाम्पल ले लें, हम जो भी पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो एक बार पढ़ा वो 3 दिनों तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। इसके बाद अगर रिवाइज नहीं किया तो वहाँ से रिमूव, अगर रिवाइज कर लिया, बार बार रिवाइज किया, तो वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और अगर आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज ही करते चले जा रहे हैं, तो क्या होता है, ये सारी मेमोरी शिफ्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड पे। जिस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूरे होने से पहले आपकी ज़ुबान पे आ जाता है, वो आंसर्स कहाँ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं। समझ पा रहे हैं, देखिए कितना फास्ट फंक्शन है, ठीक है। फिर आता है इमोशनल प्रोसेसिंग। सभी भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में तुरंत बह जाएंगे। कोई मूवी देखी, तुरंत इमोशनल हो गए, घर पे किसी ने कुछ कह दिया, इमोशनल हो गए। तो कैसे पता कि सामने वाले ने जो बात बोली वो हमें हर्ट कर सकती है या हमें खुश कर सकती है, कैसे पता, बॉडी को कैसे पता कि उसने क्या बोला। तो ये सारी इमोशनल फीलिंग कहाँ से कंट्रोल हो रही है, ब्रेन से। किस पार्ट से, सेरेब्रम।
समझ पा रहे हैं? फिर आता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक भाषा है। अभी आपको कोई लेटर पढ़ने को दे दिया जाए या आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर बोलेंगे मैं STUDENT हूँ? बिल्कुल नहीं, आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ। ये है एक टाइप की लैंग्वेज जो कहाँ से बन के आती है? सेरेब्रम से। और दूसरा है कम्युनिकेशन, दूसरे के साथ बातचीत करना। सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। ये कहाँ से कंट्रोल होता है? सेरेब्रम से। ये हो गया फंक्शन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये है स्पीच प्रोनाउंसिएशन एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो उसको एक वे में लिखते या पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इन्फॉर्मेशन कहाँ है? सेरेब्रम में। समझ पा रहे हैं इतना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ थैलेमस। थैलेमस किसका पार्ट है? फोरब्रेन का ही पार्ट है। फोरब्रेन के कितने पार्ट्स थे? 3, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब आते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या है? रिले सेंटर। अपने आप से कोई फंक्शन परफॉर्म मेजरली नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है? रिले सेंटर। रिले सेंटर का सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे कि आप पिछले ज़माने में देखते थे कि रेडियो होते थे। रेडियो को कंडक्ट करने के लिए क्या होते थे? रिले सेंटर। एक जगह से इंफॉर्मेशन लेना और चुपचाप दूसरी तरफ पास कर देना। हम उसमें बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसा ही है कौन? थैलेमस। ज़्यादा किसी की इंफॉर्मेशन में छेड़छाड़ नहीं करता है। रिले सेंटर है ऑफ मोस्ट सेंसेस एंड एक्सक्लूडिंग स्मेल। स्मेल की इंफॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है? रिले सेंटर है बट स्मेल को छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर है। मोटर फंक्शंस रिले एंड रेगुलेट कॉन्शियसनेस। अब देखो आया मेजर पार्ट। हम क्या हैं इस समय? कॉन्शियस हैं। आसपास हमारे क्या हो रहा है हमको पता है या फिर नहीं पता है। सर्दी का मौसम है, सर्दी लग रही या फिर नहीं? रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में? बिल्कुल कर रहे हैं। गर्म कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन अगर ये कॉन्शियसनेस चली जाए, ये कॉन्शियसनेस चली जाए तो क्या होगा? अगर थोड़े टाइम के लिए जाती है, कुछ समय के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? फटीग, बेहोशी। आदमी बेहोश हो गया। और अगर ये कॉन्शियसनेस लंबे समय के लिए चली जाती है, आदमी अनकॉन्शियस रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो चला जाता है डीप कोमा। समझ पा रहे हैं? और ये क्यों होता है? क्योंकि डैमेज टू थैलेमस। अगर थैलेमस डैमेज हो गया तो इंसान क्या होगा? डीप कोमा में जाने की संभावना है या फिर डीप कोमा में चला जाता है। समझ पा रहे हैं? फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। बॉडी की मास्टर ग्लैंड कौन? पिट्यूटरी। और मास्टर का मास्टर कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है? मास्टर ऑफ मास्टर इज हाइपोथैलेमस, क्योंकि मास्टर ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनके सिक्रीशन को रेगुलेट कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस इज स्मॉल बट क्रूशियल पार्ट because it is master of master gland of the brain, perform several vital functions। कौन से vital functions हैं और सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अब देखो रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपस में शिफ्ट होते रहते हैं, फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से फर्स्ट। कहाँ से रेगुलेट हो रहा है वो सिस्टम? वो कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से, ठीक है? आप रेस्टिंग कंडीशन में हैं या फिर एक्टिव कंडीशन में हैं, इसका पता हाइपोथैलेमस को है, और वो इस हिसाब से आपको उन दोनों कंडीशंस के बीच शिफ्ट कराता रहता है। समझ पा रहे हैं? एंडोक्राइन रेगुलेशन, वही मास्टर ऑफ मास्टर वाली बात। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके सिक्रीशंस को रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। समझ पा रहे हैं? गवर्न द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द
पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ पा रहे हैं, और टेम्परेचर रेगुलेशन, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। हाइपोथैलेमस भी कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, इमोशंस में और बिहेवियरल रिस्पॉन्स। बिहेवियर आपका कैसा है दूसरे व्यक्तियों के प्रति, ये कहाँ से कंट्रोल होगा, हाइपोथैलेमस से। स्लीप वेव साइकिल्स, स्लीप यानी आप कब सो रहे हैं, वेक आप कब उठ रहे हैं, ये साइकिल कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस, और इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम, और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब ऐसी घड़ी जो आपके सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है, सिस्टम हमारा कैसा, बायोलॉजिकल, उसके अंदर है क्लॉक, वो समझती है कब आपको कौन सा काम करना है, उसके अनुसार आपके पास सिग्नल आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम। समझ पा रहे हैं इतना? नेक्स्ट देखते हैं। अब भूख प्यास कभी भी लग जा रही है, या फिर जब हमारे पेट में कुछ नहीं है या हमारे शरीर में वाटर की कमी है तभी लग जा रही है। तो ये एक बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में होता है। जब हमारा पेट भरा हुआ है तब हमको कभी भी भूख नहीं लगती है, और जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होगा तो कभी भी प्यास नहीं लगेगी। ज़बरदस्ती तो आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, अंदर से सेंसेशन नहीं आएगा कि खाना खाना है या फिर पानी पीना है। तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। थर्स्ट एंड हंगर। सेटाइटी वर्ड क्या है, जब स्टमक खाली है, भूख का सेंसेशन गया, आपने खाना खा लिया। सेटाइटी मीन्स तृप्ति, तृप्ति, आप तृप्त हो गए, भर गया पेट। सेटाइटी सेंटर होगा एक्टिव और सिग्नल जाएगा कि अब खाना रोक दो, लेकिन तुम तब भी नहीं रोकते हो खाना। फिर आता है थर्स्ट, जब आपको प्यास लगती है, आपकी बॉडी में वाटर की कमी है, और जैसे ही वाटर आप सफिशिएंट अमाउंट में इनटेक कर लेते हैं, फिर भी ये सेटाइटी सेंटर के पास क्या होता है, मैसेज जाता है। कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। समझ पा रहे हैं? फिर आता है, अब फोर ब्रेन हमारा कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं कहाँ, मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन की मैंने आपको कितनी लोब्स बताई थी, चार लोब्स होती हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्पोरा। कॉर्पोरा कितनी लोब्स, 4, 4 लोब्स कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्वाड्रीजेमाइना, ये है मिड ब्रेन की 4 लोब्स। समझ पा रहे हैं? यहीं पे क्या है, मिड ब्रेन है और मिड ब्रेन की 4 लोब्स हैं, जो क्या फंक्शन कर रहा है, ये भी है, इन्वॉल्व इन विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग। कोई भी वीडियो जब हम देखते हैं तो उसमें 2 तरीके के सिग्नल, ऑडिटरी एंड विजुअल, क्योंकि जो सीन हम देख रहे हैं विजुअल सिग्नल, और जो आवाज़ हमारे कान में जा रही है ऑडिटरी सिग्नल। इन्हीं को क्या करता है, इसमें ये कौन इन्वॉल्व होता है, मिड ब्रेन। समझ पा रहे हैं? एंड एक्ट्स एज रिले सेंटर, सिर्फ ऑडियो और वीडियो के केस में, विजुअल एंड ऑडिटरी सिग्नल। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ पॉन्स। पॉन्स किसका पार्ट था, हाइंड ब्रेन का। ठीक है, हाइंड ब्रेन में हमने क्या क्या पढ़ा, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, अब आता है हाइंड ब्रेन का पार्ट जो कि पॉन्स है। ये क्या करता है, रिले सेंटर बिटवीन डिफरेंट ब्रेन रीजन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आगे सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, पॉन्स में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन का कंट्रोल होता है कि हम स्पीड में ब्रीदिंग करेंगे या फिर हमारी ब्रीदिंग की जो रेट है वो नॉर्मल रहेगा। ब्रीदिंग इंक्रीज होगी या फिर नॉर्मल रहेगी। हम जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है। कहाँ से कंट्रोल होता है, पॉन्स से। पॉन्स में है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जहाँ से ब्रीदिंग का कंट्रोल होता है।
और ये फेशियल सेंसेशन और फेशियल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है। मंकीज़ को देखा होगा, यहाँ से कान खड़े कर लेते हैं अपने। कुछ ह्यूमंस भी बहुत ही स्पेशल टाइप के होते हैं, वो भी करके दिखाते हैं कि देखो मैंने कर लिया। ठीक है, वो जो फेशियल मूवमेंट है पॉन्स के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होगा। इतना समझ पा रहे हैं? फंक्शन ऑफ पॉन्स और हाइपोथैलेमस देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, कितने उम्दा तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं सारे फंक्शंस को, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के थ्रू। और अगर पूरी बॉडी का साइज देखें तो ब्रेन का साइज कितना है, बहुत छोटा बॉडी के कंपैरिजन में, लेकिन देखो पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम भी किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। जब हमने यहाँ पर बनाया था इस तरीके से ब्रेन, ये था ब्रेन स्टेम, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से उभरा हुआ था पीछे, जिसे हमने कहा था कि ये ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। पूरा मिड ब्रेन और पॉन्स एंड मेड्यूला ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम, और सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन करना और बॉडी को बैलेंस रखना, रेगुलेशन ऑफ मसल टोन एंड पोस्चर। समझ पा रहे हैं? अगर आप अभी बैठे हैं या मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो हमारी मसल्स एक टोन में हैं, अगर उनकी टोन बिगड़ गई तुरंत नीचे गिर जाओगे। समझ पा रहे हो? अगर बैठे हो तो बैक की मसल्स क्या है, टोन में है, अगर टोन बिगड़ गई नीचे ढुलक जाएंगे। फिर क्या होगा, पोस्चर भी ये मेंटेन करता है कि आप जब खड़े होते हैं तो एक पोस्चर आता है, उस पोस्चर का मेंटेनेंस किसके हाथ में है, सेरिबेलम के हाथ में। कंट्रीब्यूशन टू कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक अटेंशन, लैंग्वेज एंड इमोशन, जो फंक्शन कौन कर रहा था, सेरिब्रम। कुछ मात्रा में यहाँ पर भी इस फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। प्रिसीजन एंड टाइमिंग एंड मूवमेंट एक्सिक्यूशन। समझ पा रहे हैं? ये जो यहाँ पर पोस्चर की बात की थी, दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सेरिबेलम में कोई भी डैमेज होता है, अगर सेरिबेलम में कोई भी डैमेज होता है तो पोस्चर बिगड़ जाता है। और जैसे आदमी ड्रिंक करके चलता है ना, उसको पता ही नहीं है कि वो किधर जा रहा है, इधर उधर कहीं भी जा रहा है, उसका पोस्चर बिगड़ जाता है क्योंकि उसके सेरिबेलम में क्या है, डिफेक्ट है। समझ पा रहे हैं इतना? अब आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारा ब्रेन स्टेम। यहीं पे नीचे कंटिन्यू होगी कौन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से सारे सिग्नल कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर। तो जो सिग्नल यहाँ थे, क्या वो इस चीज़ को क्रॉस किए बिना ऊपर जा सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मेड्यूला एंड पॉन्स, सारे सिग्नल्स यहाँ से रिसीव करके तभी ब्रेन में क्या किए जाएंगे, ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? एंड एक्ट्स एज द रिले सेंटर। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ब्रेन को पढ़ने के बाद जब आप ये सारे फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप उस क्लास को यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। द ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से? पूरा का पूरा मिड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में सिर्फ पॉन्स और मेडुला। क्या सेरिबेलम होगा? नहीं होगा। ठीक है, हाइंड ब्रेन से सिर्फ पॉन्स एंड मेडुला ही होंगे किसमें, ब्रेन स्टेम में। सेरिबेलम इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेन स्टेम की क्या है, यहाँ पे सभी लोग इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत जल्दी से इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे सब। जितनी भी हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, ऑल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सभी इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे बिल्कुल अभी। और फिर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स क्या हैं? खाली डब्बे। दिमाग में क्या है? खाली डब्बे, यानी कि वेंट्रिकल्स। कितने हैं? 4, 1 2 3 4।
और इसमें क्या प्रेजेंट है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लास्ट क्लास में भी बताया था। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो कि ब्रेन को सराउंड करता है। मैंने बताया था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन को वॉश आउट करते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नीचे की तरफ बहता रहता है। और इससे क्या होता है? जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉश आउट हो जाते हैं। मेन फंक्शन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यही है। प्रोवाइड्स कुशनिंग। फ्लूइड है, ब्रेन के चारों तरफ है, तो क्या एक स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर्स होगा ना, स्पॉन्ज की तरह फंक्शन करेगा। अगर ब्रेन को कोई इंजरी होने वाली है तो क्या है? चारों तरफ से कुशन लाइक क्या है? प्रेजेंट रहता है। कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, ऑल्सो हेल्प्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। वही वाला कॉन्सेप्ट कि ऊपर से वॉश आउट करता हुआ नीचे की तरफ बहता रहेगा। समझ पा रहे हैं? ब्रेन एंड रेगुलेट्स द केमिकल इन्वायरमेंट बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल्स इसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। इतना क्लियर है सबको? सीएसएफ के बारे में क्या करेगा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? उसको कुशनिंग करके उसके चारों तरफ स्पॉन्जी इन्वायरमेंट बनाएगा और उसको वॉश आउट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करेगा? सप्लाई करेगा वहाँ पर। ये फंक्शन किसके हो गए? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के। अब एक टॉपिक हमारा बचता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्स कैसे करते हैं, और इसको नी जर्क रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। बहुत ही फेमस टॉपिक है एनसीईआरटी का और बहुत ही छोटा है, और 2 मिनट में आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको कभी भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ इनवॉल्यूंटरी एंड नियरली इन मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है? किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स, यानी कि आपके अपने कंट्रोल में नहीं है ये रिस्पॉन्स। समझ पा रहे हैं? रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे क्या होगा? नर्व्स लेकर सिग्नल जाएंगी और सिग्नल वापस लेकर के आएंगी। इसको क्या बोलेंगे? न्यूरल पाथ। ठीक है? कंट्रोल्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। In the case of the knee jerk reflex, when the doctor taps your knee, आपने देखा होगा कई बार किसी वीडियोस में जो नी जर्क रिफ्लेक्स के वीडियोस होते हैं उसमें क्या होता है? एक रबर का हैमर होता है और उससे हमारी नी में जो बोन है जिसको हम कहते हैं पटेला, उसके नीचे जो पटेला के टेंडन्स होते हैं उस पर क्या करते हैं? हिट करते हैं और देखते हैं कि आपके पैरों में जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं डेड तो नहीं है, या फिर नर्वस सिस्टम में कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो अगर वहाँ पर टच किया और आप बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में हैं तो क्या होता है? एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है और घुटने के नीचे वाला हिस्सा ऑटोमेटिक आगे की तरफ क्या करता है? मूव करता है। इसी को कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। समझ पा रहे हैं? व्हेन द डॉक्टर टैप्स योर नी विद अ रबर हैमर, रबर का जो हैमर था वो कहाँ पे पड़ा? पटेला के नीचे। पटेला क्या है? नी कैप बोन। इसके नीचे क्या होंगे? टेंडन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरॉन्स सिग्नल ले जाते हैं सीएनएस में उनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर अफरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है? which then triggers motor neurons to contract the muscles. मोटर न्यूरॉन्स जो सीएनएस से वापस सिग्नल लेकर के आएंगे और इफेक्टर ऑर्गन के पास लेके जाएंगे। ये क्या करेगा? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। कहाँ की मसल्स? हथौड़ा कहाँ पड़ा था? नी पर, जो कि किसका पार्ट है? पैर का। पैर की मसल जो हमारी फुट मसल्स हैं उनको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। लेकिन कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कौन सी मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स होंगी। और ये सब क्या होगा? इनवॉलंटरी। ठीक है? नी जर्क रिफ्लेक्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स द क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप एंड द हैमस्ट्रिंग मसल्स। दूसरी जो मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग हैं, पहली कौन सी है? क्वाड्रिसेप्स। अब देखो जो हमारी थाई होती है, ठीक है,
जो हमारी थाई है इसमें आगे की तरफ जो मसल्स हैं इस तरीके से, इनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स। पैर के बैक साइड में जो मसल्स होती हैं वो होती हैं हैमस्ट्रिंग। इतना याद रखोगे। देखते हैं आगे। ये देखो, ये है एक लेग जिसमें ऊपर है जो, ये है क्वाड्रिसेप्स, और ये घुटने के ऊपर पीछे के साइड में कौन सी मसल्स, हैमस्ट्रिंग। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर होगी पटेला और यहाँ पर होगा इसका टेंडन। ये देखो पड़ा रबड़ का हथौड़ा। अब क्या हुआ, ये देखो अफरेंट पाथवे जा रहा है सिग्नल लेके कि हथौड़ा पड़ चुका है। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नल की प्रोसेसिंग हुई, सिग्नल की प्रोसेसिंग हुई कि पटेला के टेंडन पे क्या पड़ा, हथौड़ा। इसने सोचा कि ये हमारे लिए कैसा हो सकता है, हार्मफुल। तुरंत भेजा सिग्नल वापस यहाँ। ये मसल्स कैसी हुई, रिलैक्स हुई। ये मसल्स कैसी हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, और फटाक से आगे पैर मूव होगा। समझ पा रहे हो। अगर ये पैर मूव नहीं होता है मीन्स आपके नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। इसी को कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। समझ पा रहे हैं इतना। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सारे ब्रेन्स के जितने भी पार्ट्स थे उन सभी के फंक्शन पढ़े, और पढ़ा रिफ्लेक्स आर्क जिसमें हमने पढ़ा नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंसरी ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे, और जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसमें मेजरली हमको पढ़ना है ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।